अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो ग्लोबल लिंकेज वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल हो गया, आईटी और फार्मा को भी उस लिस्ट में आप जोड़ ही दीजिए। वहाँ पर कन्विक्शन आ नहीं पा रहा और लगातार हम कमजोरी भी देख रहे हैं, वोलेटिलिटी देख रहे हैं। और जब मेटल के लोग हम बातचीत कर रहे हैं तमाम एक्सपर्ट से, तो व्यू निकल के ये आ रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सेक्टर ठीक नहीं है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर हम इन तीनों सेक्टर की बात करें तो अभी किसी को कुछ व्यू बनाना हो तो आपके हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये तीनों सेक्टर्स में मेरे ख्याल से मैं हेल्थ केयर शब्द यूज करूंगा फार्मा की बजाय, क्योंकि हेल्थ केयर में 5 साल के बनिस्पत आज फार्मा के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे डायग्नोस्टिक्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, इंश्योरेंस हुए, जनरल इंश्योरेंस। एक्स फार्मा जो हेल्थ केयर बिजनेसेस हैं उनमें काफी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन प्राइसेस हैं, और वो लार्जली डोमेस्टिक ओरिएंटेड हैं। तो मैं जैसे कहूंगा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हुए, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हुए, क्योंकि वो पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं, फीड इन करते हैं फार्मा कंपनीज के डोजेज और फॉर्मुलेशन को। वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, और क्लियरली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाजमी है। रिस्क रिवॉर्ड एंड ग्रोथ आउटलुक बहुत बेटर है। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस रहेगा आईटी की तरफ। आईटी कंपनीज का क्वालिटी ऑफ फंडिंग बहुत ही सुपीरियर है, कैश जनरेशन जो है उन एज एंड व्हेन जब यूएस में स्टेबिलिटी आएगी तो मेरे ख्याल से आईटी वुड बी अ गुड प्ले ऑन दैट साइड, कि हम आईटी के थ्रू यूएस ग्रोथ को या यूएस स्लो डाउन बोथ को एड्रेस कर सकते हैं। एंड रिस्क रिवॉर्ड एट सम पॉइंट फेवरेबल हो जाएगा तो उधर भी एलोकेशन बढ़ाना पड़ता है सिलेक्टिवली। मेटल थोड़ा वॉलेटाइल है, बहुत जियोपॉलिटिकली इन्फेस्टेड है, यूक्रेन वॉर हो या चाइना रिलेटेड इश्यूज हो। वो वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा हम जब तक हमें सर्टेनिटी नहीं आती थोड़ा सा हम दूर रहेंगे। ये हमारी पर्सनल फंड हाउस लेवल की प्रेफरेंस है, बट हेल्थ केयर प्लस आईटी वुड बी फोकस फॉर आर इन्वेस्टिंग इन इन ग्लोबल सेक्टर्स। राइट। मृणाल, मैं आईटी पे एक और बार आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि एक तो मिड कैप आईटी वैरायटी है आपका, केपीआईटी, परसिस्टेंट, एलटी माइंट्री, ये वाला एक वैरायटी है जहां पे ग्रोथ इतना बड़ा इशू नहीं है। भले ही वैल्यूएशन एक टाइम पे हो गए होंगे, बट ग्रोथ इशू नहीं है। दूसरी में जो बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, उनका ग्रोथ कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है, मतलब जिस पे वो हमेशा प्रीमियम डिजर्व करते थे। इनफैक्ट खबर तो ये भी है कि टीसीएस में जो ये बड़ा एग्जिट हमने देखा वो इसीलिए था कि शायद उनके नंबर्स ग्रोथ को लेके उतने अच्छे नहीं आ पाए। तो ग्रोथ को आप दोनों पॉकेट्स में कहाँ देख रहे हैं, और क्या आप मिड कैप आईटी बेट करेंगे हाई ग्रोथ के लिए? क्लियरली मिड कैप आईटी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप आईटी से थोड़ा सा बेटर दिखेगा बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द बेस। लार्ज कैप आईटी का बेस बहुत बड़ा है, लार्ज कंपनीज 10-10 बिलियन डॉलर रेवेन्यू प्लस पे हैं। वहाँ छोटी कंपनीज वैरायटी ऑफ साइजेस में मिलती हैं, तो क्लियरली वहाँ पे ग्रोथ बेटर दिखेगा। बट ओवरऑल डिमांड लैंडस्केप में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, बिकॉज जो कंज्यूमर है इनके सर्विसेज के, लार्जर प्रोडक्ट कंपनीज हुए या लार्जर कंज्यूमर कंपनीज हुए, जो लार्जर बीएफएसआई कंपनीज हुए, बैंक इज बहुत बड़ा सेगमेंट है यूएस बैंकिंग इनके कस्टमर सेट का। मेरे ख्याल से वो एक थोड़ा सा असमंजस में है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं प्रेस में है, एसवीबी हो या और बैंक्स रिलेटेड हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी वहां बिफोर हम एक आईटी पे एक ओवरवेट पोजीशन बनाने की कोशिश करें। लेकिन इन द मीन वाइल mid cap IT, yes, selectively, obviously, can offer higher growth rates than large cap IT. There's no doubt about it. नाल बाजार में इतनी ज्यादा उठापटक दिख चुकी है कि अब उन स्पेसेस पर नजर डालनी चाहिए जो कि इस वक्त सेंटिमेंट्स को देखते हुए परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव कन्वेक्शन दिखा सकते हैं। अब क्रूड ही देख लीजिए, एनर्जी पैक में जो लगातार गिरावट नजर आ रही है, ब्रेंट क्रूड 72-73 के आसपास। क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज पर क्या आपकी नजर है? लाइक्स ऑफ सीमेंट, पेंट, इन तमाम स्टॉक्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, क्रूड का गिरना ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज क्रूड हमारे लिए एक इम्पोर्टेड आइटम है और इन्फ्लेशन इंपोर्ट करता है क्रूड का बढ़ना। क्रूड का गिरना ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट कुछ डायरेक्ट बिजनेसेस सिग्निफिकेंट बेनिफिशरीज रहते हैं। सारे कंज्यूमर बिजनेसेस, सारे केमिकल बिजनेसेस, सारे पेंट बिजनेसेस, ये लार्जली क्रूड डेरिवेटिव रॉ मटेरियल यूज करते हैं। क्लियरली कंज्यूमर बिजनेसेस को इसका फायदा है, पेंट्स को तो डायरेक्ट फायदा है। इसके अलावा ये क्रूड का गिरना और अगर उसके वजह से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस नीचे आएंगे तो हाउस होल्ड इनकम पे भी उसका इफेक्ट आता है, ओवरऑल कंजम्पशन पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो मैं कहूंगा कि क्रूड के डायरेक्ट प्लेस हैं, एपीआईज हैं, केमिकल मेकर्स हैं,
बट इन जनरल क्रूड का नीचे आना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट उसका फ्लिप साइड ये भी है, क्रूड का नीचे आना एक ये भी रिफ्लेक्शन है कि शायद ग्लोबल डिमांड नीचे आ रही है। सो वो भी देखना पड़ता है, बिकॉज क्रूड ब्रॉडली जनरली वीक होना एक ग्लोबल स्लोडाउन को रिफ्लेक्ट करता है, बट हमारी इकोनॉमी के लिए क्लियरली बेनिफिशियल है। चाहे वो डिस्पोजेबल इनकम हो जो कंजम्पशन पे शो करेगा, वो कंज्यूमर स्टेपल्स, पेंट्स, केमिकल्स, एपीआई, सब पे उसका क्लियर बेनिफिट आता है। एक और स्पेस है जिस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगा, वो है इंश्योरेंस का। करीब करीब 2 साल के आसपास की अंडर परफॉर्मेंस थी। लास्ट ईयर हमने देखा कि नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हमने देखी, लेकिन इस साल फिर से हालत वही है। और हम देख रहे हैं कि ऊपर से अगर हम वाईटीडी के रिटर्न्स की बात करें तो 15, 18, 20% तक ये शेयर नीचे आ गए हैं। इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी सेंसिटिव स्पेस से इसे दूर रहने में ही भलाई है? सो देखिए, बजट में कुछ प्रपोजल थे जो इंश्योरेंस कंपनीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स थोड़ा सा, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा उसकी वजह से पीछे हट गए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा चीजों को स्टेबलाइज होना होगा। इसके अलावा और बहुत सेक्टर हैं जहाँ पे इंटरेस्टिंग प्राइजेस, रिस्क रिवॉर्ड और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी क्लियर है। सो प्रेफरेंस वहाँ क्लियरली रहेगी। हाउसिंग मॉर्गेज फाइनेंशियल्स में बेस्ट लगता है, बिकॉज वो रनवे बहुत लंबा है, वो कंसोलिडेटेड है स्पेस। इवन टेलीकॉम एक अच्छा स्पेस है। तो इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा हमारी उम्मीद। ओके मृणाल, बहुत बहुत शुक्रिया।